हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे हम लोग और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे। एन सिन्हा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में जो है रॉल्ड्स लॉ वाला टॉपिक हम लोग समाप्त किए थे। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। और इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 12। द बॉइलिंग point of a solution of 0.402 gram of naphthalene C10H8 फार्मूला दिया हुआ है इन 26.6 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 0.455 डिग्री सेल्सियस हायर देन दैट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, So what is the molar elevation? What is the molar elevation boiling point constant for chloroform? मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, शो ध्यान से समझोगे। क्लोरोफॉर्म है एक बर्तन में CHCl3, कितना है 26.6 ग्राम। इसमें मिलाया जा रहा है नेप्थलीन C10H8, कितना मिलाया जा रहा है तो 0.402 ग्राम। मिलाने के बाद सॉल्यूशन बनेगा, तो बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 0.455 डिग्री सेल्सियस। किससे ज़्यादा होगा तो प्योर क्लोरोफॉर्म की तुलना में। तो मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट निकालना है, मतलब TB इक्वल टू क्या होगा, याद करो फॉर्मूला, याद करो डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला था, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। दिस वन KB निकालना है हम लोग को बस। तो पहले मोलैलिटी फाइंड आउट कर लें, डेल्टा TB तो पता ही चल जाएगा। डेल्टा TB कैसे पता चलेगा, डेल्टा TB दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ रहा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है वही तो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यदि मान लो कि प्योर क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट X है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो हो जाएगा X प्लस 0.455। तो जब यहाँ से निकालोगे डेल्टा TB की कितना बढ़ा, तो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर, तो X प्लस 0.455 माइनस X खत्म हो जाएगा, वही बचेगा 0.455 डिग्री सेल्सियस। या चूँकि यह दिया हुआ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माने चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस में होता है उतना ही केल्विन में। तो डेल्टा TB को हम लोग 0.455 केल्विन भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। या 0.455 डिग्री सेल्सियस को हमने डायरेक्ट यहाँ 0.455 केल्विन लिखा। क्यों लिखे केल्विन, क्योंकि यह टेम्परेचर नहीं है बल्कि चेंज इन टेम्परेचर है, और टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज करता है उतना ही केल्विन में करता है। इसको हम लोग चैप्टर पढ़ते में ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मान लो दो टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो निकालोगे चेंज इन टेम्परेचर तो कितना आएगा 20 माइनस 10 तो 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में बदल लो, तो केल्विन में बदलोगे तो ये 273 प्लस 10 हो जाएगा 283 केल्विन, और ये हो जाएगा 293 केल्विन। अब निकालो, तो अब निकालोगे तो फिर से 293 माइनस 283 फिर से 10 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर 10 केल्विन।
तो चेंज जब भी निकाला जाता है ना तो पहले केल्विन में बदल के, ये नहीं कि चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आया तो इसको केल्विन में बदल रहे हैं तो 10 + 273 तो 283 केल्विन, नहीं, गलत तरीका है। चेंज निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में बदल लो, तब माइनस करो। माइनस करने के बाद केल्विन में नहीं बदलना है, एकदम ध्यान रखना इस बात को। खैर, तो डेल्टा टी भी तो पता है, के भी निकालना ही है, तो बच रहा है अब क्या, मोलैलिटी। और मोलैलिटी बच रहा है तो मोलैलिटी के लिए मास वगैरह का तो ज़रूरत पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स का ज़रूरत पड़ेगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ है नैप्थलीन, तो नैप्थलीन का मास 0.402 ग्राम। मोलर मास नैप्थलीन का C10H8 है तो 12 × 10 + 8 तो 128 आ जाएगा। 128 ग्राम पर मोल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कितना मास में डिजॉल्व किया गया है, 26.6 ग्राम। और एक ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलना होगा, क्योंकि मोलैलिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा। अभी ग्राम खत्म, इस पूरे को सॉल्व करो तो 1000 से गुना करोगे तो ये भी ख़त्म। तो 402/128 और पर मोल ऊपर जा कर के मोल और केजी ऊपर जा कर के पर केजी, तो तकरीबन इतना आ गया मोलैलिटी। अब निकाल दो यहाँ से, तो के बी इक्वल टू हो जाना है डेल्टा टी बी बाई एम। हाँ, तो डेल्टा टी बी आया है कितना, 0.455 केल्विन, और यहाँ से ये आया 402/128 मोल पर केजी। ये तो पूरा सॉल्व हो जाएगा और यूनिट बचेगा केल्विन केजी पर मोल। यूनिट को तो छोड़ना ही नहीं है, बार बार बोलेंगे, यूनिट जहाँ छोड़े आप फंसोगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम में तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यूनिट को जरूर सॉल्व करना, यूनिट को जरूर काटना छाटना जो भी है करना, क्योंकि फंसाएगा वो यूनिट में ही। अभी इसके पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे वो देख ही रहे थे, यूनिट में हम लोग फंस गए थे वहाँ सॉल्व करते समय। तो इसका खास ध्यान हम लोग को रखना है कि यूनिट को नहीं छोड़ना है, मतलब न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व करते गए यूनिट को भूलते गए, पता चला आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, कभी मैच ही नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जानबूझ करके वो फंसा रहा है यूनिट में ही। तो एकदम खास ख्याल रखना है इस बात का। मतलब मैक्सिमम टीचर भी यही करते हैं कि यूनिट का कोई ख्याल ही नहीं रखते हैं, बस वैल्यू सॉल्व करते गए और नहीं बनता है फिर सवाल। तो इसका खास ख्याल रखना है, एग्जाम्पल बनाने का यही फ़ायदा होता है। डायरेक्ट अभी आप बनाते एक्सरसाइज पता ही नहीं चलता, एग्जाम्पल बनाए तो थोड़ा सा एक आइडिया आ रहा है हम लोग के पास कि आखिर ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि सॉल्व किया हुआ है तो देख करके एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं। और ऐसे करके जो है न्यूमेरिकल बनाने का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो कोई भी न्यूमेरिकल बनाओ, मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, आप पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करो, बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल करने का। उसके बाद आप एक्सरसाइज की ओर बढ़ो। डायरेक्ट एक्सरसाइज जाओगे, खास करके एन सिन्हा बुक में, मतलब ऐसे जो रेफरेंस बुक है फिजिक्स का, SC वर्मा हो, नहीं कर पाओगे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। एग्जाम्पल नंबर 14। क्वेश्चन है 10.3 ग्राम ऑफ ए सर्टेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट dissolved in 140 gram of water changes the boiling point of water
at atmospheric pressure to 101.3 degree Celsius. So calculate the molecular weight of non-electrolyte. Kb का वैल्यू इसके लिए दिया हुआ है 0.512 केल्विन kg पर मोल। यही यूनिट होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि 100 ग्राम के लिए, मतलब वही 1 kg के लिए। वैसे समझोगे तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, और समझना चाहोगे तो बहुत कुछ है समझने को। बहुत कुछ समझने को क्या क्या है, तो सबसे पहले ध्यान देना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब कि सॉल्यूशन में जब यह जाएगा तो इसका ना तो डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग पढ़े हैं ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब यदि नंबर ऑफ पार्टिकल किसी कारणवश चेंज करे भाई, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा, और एक बारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज किया तो मोलर मास चेंज कर जाएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े क्यों थे, उस समय बताए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास तो निकलता है उसके फार्मूला से, लेकिन वो तो तब ना जब फार्मूला पता हो। अब कुछ अननोन चीज़ आ गया, बोला जाए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, कि इसका 5 ग्राम 100 ग्राम वाटर में घोलें तो बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मॉलिक्यूलर मास भाई फार्मूला पता चलेगा तब, तो फार्मूला बाद में पता चलता है। पहले मॉलिक्यूलर मास पता करते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से एक्सपेरिमेंटली। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े ना, चारों के मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। उससे एक्सपेरिमेंटल मेथड भी हम लोग लिखे थे। ओस्टवाल्ड एंड वॉकर डायनामिक मेथड था रिलेटिव लोअरिंग के लिए। उसके बाद लैंड्सबर्गर मेथड था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। बेकमैन मेथड था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। और बार्कले एंड हार्टले मेथड था ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग पीछे। तो यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 140 ग्राम वाटर में उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का इतना ग्राम डिजॉल्व है, मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट 10.3 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 140 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि ऐसा करने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर गया, और जो बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही किया है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है इतना। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कि इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद इतना चेंज किया तो मतलब सॉल्यूशन बन गया, तो वह दिया हुआ है 101.3 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे मतलब डेल्टा टीबी, तो 101.3 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा 1.3 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में भी लिखेंगे तो 1.3 केल्विन। डेल्टा टीबी पता चल गया। केबी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू डब्लू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्लू ए। ऐसा फार्मूला पढ़ा हमने। सारे वैल्यू पुट करो, तो दिस वन इज 0.512 केल्विन केजी पर मोल। डब्लू बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10.3 ग्राम इंटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यही तो निकालना है, मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 140 ग्राम। अब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ मतलब ये 140 kg में है। डेल्टा टीबी भी डायरेक्ट दिया हुआ है 1.3 केल्विन। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो यूनिट पहले ख़त्म हो जाएगा, एक केल्विन से केल्विन भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से जब निकालोगे एम बी तो 0.512 इंटू 10.3 इंटू 1000, ये नीचे आ जाएगा 1.3 इंटू 140, बचेगा क्या
तो यहाँ से बच गया ग्राम पर मोल। तो मोलर मास तो ग्राम पर मोल में ही आता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ भी बस कुछ अलग क्वेश्चन नहीं था। बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कि 10.3 ग्राम ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं रह करके यहाँ क्या होता इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस में ज़रूर वांट ऑफ फैक्टर दिया रहता, आई बराबर जो भी रहता 1.4 1.6 कुछ भी, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ आई। तो इस पर भी खास ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस पर। या फिर आई नहीं भी दिया हुआ रहता ना, तो ऐसे बोलता कि जो आंसर आएगा, जो मोलर मास आएगा सॉल्यूट का, क्या वह उसका एक्यूरेट मोलर मास होगा, क्या वह उसका नॉर्मल मोलर मास होगा या एब नॉर्मल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो, आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, तो हमेशा मोलर मास उसका एब नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा। चैप्टर में काफ़ी डिटेल में इसको हम लोग देखे हैं, तो ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अलग जो है उसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन कि द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन is 94 कैलोरी पर ग्राम and its boiling point is 80 degree Celsius. So calculate the molar elevation, boiling point, constant of benzene। अलग ही क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे इसको। तो देखो चैप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ के बी और जो के एफ था, मतलब कि मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या फिर मोलर एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो एक फार्मूला वहाँ हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, के बी बराबर आर टी बी का स्क्वायर इंटू एम बाई डेल्टा, और बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपोराइजेशन, ऐसा करके कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े थे। एग्जैक्ट फार्मूला ध्यान में नहीं है, देखोगे। लेकिन यह था स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ होता तब, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ होता तब, उस सॉल्वेंट का मोलर मास दिया हुआ होता तब। यहाँ वो सब तो कुछ है ही नहीं, यहाँ बोल रहा है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोल रहा है, इसके अलावे प्योर लिक्विड का तो दिया ही हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ये इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है। तो इसी फार्मूला को जब चेंज करोगे ना थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, तो के बी निकालने का एक नया फार्मूला बनता है 0.002 टी स्क्वायर बाई एल, जहाँ टी क्या है, टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज एल, सो एल इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो किसमें है
पर कैलोरी पर ग्राम में या कैलोरी पर ग्राम में, और यह बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में। अब देखो यहाँ फंस जाते हम लोग। हाँ, चैप्टर डायरेक्ट सॉल्व करते तो जो पीछे हम लोग मतलब न्यूमेरिकल डायरेक्ट बनाते, तो चैप्टर में हमने ऐसा फार्मूला पढ़ा, और यहाँ देख लो इस क्वेश्चन के लिए एक अलग सा ही फार्मूला बना करके बैठा हुआ है एन सिन्हा। तो यही दिक्कत है इस बुक का, न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करोगे तो यही दिक्कत हो जाता है कि इसका अपना फार्मूला होता है। मैंने कैसे ही फार्मूला है इसका, थर्मोडायनेमिक्स में डेरिवेशन दिया जा सकता है, लेकिन डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं हम लोग को, फार्मूला इसको रटना पड़ेगा कि यदि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ हो, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ हो, तो इनके मदद से डायरेक्ट केबी कैसे निकलेगा। एक तो तरीका ये हो गया कि यही लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जगह इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहता तो इसके मदद से निकालते, लेकिन अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो ऐसे निकालना होगा। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इन तीनों को सॉल्व किया है, क्योंकि टी स्क्वायर तो वैसे ही है ना, इन तीनों को सॉल्व करके इतना आया। तो यहाँ से तो अब कुछ करना ही नहीं है, के बी इक्वल टू 0.002 टी स्क्वायर, तो 80 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदल लो, तो 80 + 273 तो 353 केल्विन आ जाएगा। तो 353 केल्विन इंटू 353 केल्विन। अच्छा, एल दिया हुआ है किसमें, 94 कैलोरी पर ग्राम में। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर क्या चीज़ में आना है और कितना आना है। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा इसका 2.65 पर मोल पर केजी। अब यहाँ भी देखो पर मोल पर केजी आ गया, कहाँ से पता नहीं, पर मोल पर केजी आ गया कहाँ से। यहाँ तो ग्राम था, तो 1 ग्राम को या 1 पर ग्राम को जब पर केजी में बदलोगे तो हम लोग जानते हैं 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी होता है। यहाँ -1 लगा हुआ है ऐसा, तो 1 पर ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ पर केजी। तो इसको बदलने के लिए यहाँ 10⁻³ ऑब्वियसली लगा होगा ऐसे। उसके बाद कैलोरी तो गायब ही हो गया है यहाँ से। हालांकि केबी का यूनिट क्या होता था, केबी का यूनिट होता था केल्विन पर केजी पर मोल, केल्विन पर केजी पर मोल। तो पर केजी पर मोल तो है, केल्विन जो है गायब है, कैलोरी भी गायब है। तो देखो यहाँ से यूनिट को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। कैलोरी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी या फिर हीट वगैरह का यूनिट है, कैलोरी या जूल जो भी है, और केल्विन जो है टेम्परेचर का यूनिट है। तो रिलेशन क्या है दोनों में, टेम्परेचर और एनर्जी में रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट करोगे, या रिलेशन कोई पढ़े हो तो ज़रा दिमाग में लगाओ कि क्या रिलेशन है केल्विन या फिर एनर्जी का जो जूल या कैलोरी होता है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का ही कोई रिलेशन है, क्योंकि वैसे तो नहीं होगा ना। फिर कैलोरी में दिया हुआ है, कैलोरी यहाँ है ही नहीं, केल्विन यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 में से चलो 1 बचेगा, 1 केल्विन तो यहाँ से हटना ही होगा, तब ना इस कैलोरी और केल्विन को एक कैंसिल करोगे तब बचेगा केल्विन केजी पर मोल जैसे भी है। तो इस यूनिट को सॉल्व करना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसको सोचोगे, थर्मोडायनेमिक्स में वैसा कोई भी रिलेशन जो एनर्जी और टेम्परेचर को कोरिलेट करता हो, मतलब कैलोरी या जूल को केल्विन में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता हो,
क्योंकि यहाँ हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ऊपर 2-2 केल्विन है, तो भाई 1 केल्विन को हटाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। कैलोरी यहाँ है, जबकि इसके यूनिट में कैलोरी आएगा नहीं। केबी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन पर केजी पर मोल या केल्विन केजी पर मोल होता है। तो ग्राम को तो चलो केजी में कर ही लोगे, पर मोल आ ही जाना है। 1 मोल के लिए हम लोग ओवरऑल कंसिडर करेंगे तो, क्योंकि यह जो दिया हुआ रहता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो पर मोल के लिए होता है। तो फिर भी 1 केल्विन बचा, तो 1 केल्विन और कैलोरी कहाँ जाएगा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार करके देखोगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में जो इसको बताएंगे हम, थोड़ा सा अपने से सोचना पड़ेगा। इसके पहले जो यूनिट कन्वर्सन था उसमें तो डील किया ही गया था। तो इस तरह से यह जो टॉपिक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको कर लिए। रॉल्स लॉ हम लोग कर लिए, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया था। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए इसको हमने करा। इसके बाद के 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो एग्जाम्पलर हो जाएंगे फिर एक्सरसाइज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। धन्यवाद।